का आगाज होता है एक बहुत बड़ी लैब के कंट्रोल रूम से, जहां अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन कंपनी के कुछ कमांडोज एक डिजिटल एआई कंट्रोल सेटअप को परमानेंट क्लोज करने आते हैं, जो कि एक लेजर डिफेंस सिस्टम में रखा गया है। इस डिजिटल एआई कंट्रोल सेटअप को रेड क्वीन कहा जाता है, जिसको पूरी लैब पे कंप्लीट एक्सेस हासिल है। रेड क्वीन तक पहुंचने के लिए उन्हें लॉकर्स ओपन करने होंगे। इन कमांडोज की टीम में एक टेक्निकल कंप्यूटर एक्सपर्ट है जिसका नाम है कैप्लन। वह इमीडिएटली फर्स्ट लॉकर को कंप्यूटर को हैक करके ओपन कर देता है। डोर ओपन होते ही सब देखते हैं कि नेक्स्ट लॉकर से पहले एक लंबी गैलरी है। इस गैलरी में सबसे पहले टीम कैप्टन, जिसे कमांडो 1 के नाम से बुलाया जाता है, एंटर होता है। कमांडो बहुत आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट लॉकर की तरफ बढ़ता है। अचानक गैलरी में लाइट्स ऑन हो जाती हैं। कमांडो 1 नेक्स्ट लॉकर के करीब पहुंचकर वहां एक ट्रांसमीटर लगाता है, जिससे कैप्टन उस लॉकर का पासवर्ड हैक करता है और सेकंड लॉकर को भी ओपन कर देता है। कमांडो 1 बाकी कमांडोज को आगे बढ़ने का कहता है। उनके पास ब्लैक बैग्स में एक मशीन है जिसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट है, जिसके शॉक से रेड क्वीन को अपाहिज किया जा सकता है। जैसे ही बाकी 3 कमांडोज इस गैलरी में एंटर होते हैं, दोनों लॉकर डोर्स दोबारा क्लोज हो जाते हैं और रेड क्वीन, जो कैमरा से सब मॉनिटर कर रही है, लेजर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। यहाँ एक लड़की जो इस लैबोरेटरी की सिक्योरिटी हेड थी, जिसका नाम एलिस है, कैप्लन को कहती है वह गैलरी में लॉक हो गए, जल्दी से सिस्टम को कंट्रोल करो और डोर्स ओपन करो। कैप्लन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लेजर ग्रिड से स्ट्रॉन्ग लेजर्स निकलती हैं, जो कमांडोज के हेड के बराबर होती हैं। कमांडोज जल्दी से नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन एक कमांडो गर्ल जो पीछे देख रही थी, उसकी गर्दन कट गई और एक कमांडो का हाथ ऊपर होने से उसकी फिंगर्स कट गई। लेजर ग्रिड दोबारा से लेजर्स छोड़ता है, जो इस दफा टांगों के बराबर आ रही होती हैं। इस दफा कमांडोज जंप करते हैं, लेकिन रेड क्वीन मोशन डिटेक्टर भी ऑन कर देती है, जिससे लेजर भी ऊपर की तरफ उठ जाती है और एक कमांडो को सेंटर से कट कर देती है, जिससे उसके जिस्म के 2 पार्ट्स हो जाते हैं। कमांडो 1 रूफ के साथ हैंग होकर बच जाता है, लेकिन लेजर हल्की सी उसके हथियारों को टच होती है, जिससे उसका खंजर 2 पार्ट्स में कट जाता है। एलिस कैप्लन को कहती है जल्दी करो, वह मर रहे हैं, लेकिन कैप्लन सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहा। रेड क्वीन लेजर ग्रिड से अब काफी सारी लेजर्स निकालती है, जो पूरे एरिया को कवर कर सके। अब बचने का चांस 0 हो जाता है। इस दफा सब खत्म। कैप्टन के भी जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इतनी देर में कैप्टन सिस्टम हैक कर लेता है और डोर ओपन हो जाते हैं, लेकिन अब सब खत्म हो चुका। गैलरी में कमांडोज के बॉडी पार्ट्स देखकर बाकी सब शॉक्ड हो गए। कैप्टन डरते हुए आगे बढ़ता है और कहता है हमें अब यह काम कंप्लीट करना होगा। कमांडोज टीम को लैब में एलिस के साथ एक और लड़का भी मिला था, जिसका नाम स्पेंस था। वह कैप्टन को कहता है क्या तुम पागल हो, हम आगे नहीं जाएंगे, वरना बाकियों की तरह हम भी मर जाएंगे। कैप्टन उन्हें बताता है इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। कैप्टन डरते डरते आगे बढ़ता है। एलिस एक ब्रेव लड़की है और वह सिक्योरिटी हेड भी थी। वह कैप्टन को कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रेड क्वीन के चेंबर में पहुंचकर एक छोटी बच्ची की मोनोग्रामिक पिक्चर जाहिर हुई। ये रेड क्वीन का इंटरफेस था। उसने पोलाइट अंदाज में कहा मुझे बंद मत करो, अगर मैं बंद हो गई तो लैब के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे और जो मैंने बंद कर रखा है वह बाहर आ जाएगा, आप सब मर जाओगे। लेकिन टीम ने नहीं सुना। कैप्टन ने रेड क्वीन को बंद कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है स्टोरी के उस हिस्से पे जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। सन 2002 में एक कंपनी थी जो उस वक्त दुनिया की सबसे अमीर कंपनी थी, अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन। ये कंपनी दुनिया भर में मेडिसिन, खाने पीने की प्रोडक्ट्स, वेपन्स और टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स बनाती थी और दुनिया के 80% घरों में उसकी प्रोडक्ट्स मौजूद थी। आम नजरों में यह कंपनी एक इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की तरह थी, लेकिन उसका एक इंतहाई तारीख और खौफनाक चेहरा भी था जिसे दुनिया नहीं जानती थी। अमेरिका के एक बड़े शहर रैकून सिटी के बिल्कुल नीचे जमीन से 800 मीटर गहराई में अम्ब्रेला की एक खुफिया सर्च लैब मौजूद थी, जिसे द हाइव कहा जाता था। यह कोई आम लैब नहीं थी, यह एक पूरी जमीन के नीचे की दुनिया थी, जिसमें हजारों साइंटिस्ट्स, मैकेनिकल एक्सपर्ट और सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते थे। यहाँ अम्ब्रेला के सबसे सेंसिटिव और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स होते थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के तजुर्बात जो आम इंसानी सोच से बिल्कुल बाहर थे। जानवरों और इंसानों के सेल्स को तोड़ मरोड़ कर नई शक्लें देना, वायरस बनाना, ऐसी स्पीसीज तैयार करना जो नेचर ने कभी नहीं बनाई। इस लैब का सबसे खतरनाक राज था टी वायरस, यानी एक जेनेटिकली तौर पर बनाया गया हथियार जो इंसान को मुकम्मल तौर पर बदल देने की सलाहियत रखता था। इस वायरस से प्रभावित होने वाला इंसान जिंदा लाश बन जाता था। उसके अंदर भूख के अलावा कोई फीलिंग नहीं रहती। द हाइव की पूरी निगरानी रेड क्वीन करती है। लैब के टोटल सिस्टम्स पे उसका कंट्रोल है। कैमरास की हेल्प से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रेड क्वीन पूरी लैब को कंट्रोल कर रही है। एक रात जब हाइव में हजारों लोग अपने काम में मसरूफ थे, एक नामालूम शख्स लेबोरेटरी की इंतहाई सेंसिटिव जगह पर घुसकर एक ब्रीफ केस चुरा लेता है, जिसमें टी वायरस महफूज था। चोर ने न सिर्फ वायरस चुराया, बल्कि दूसरी एक बॉटल जमीन पर पटक दी, जो फौरन टूट गई और वायरस हवा में फैल गया। एयर वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए वायरस पूरी हाइव में फैल गया। रेड क्वीन ने फौरन तौर पर यह खतरा भांप लिया। उसने सबसे पहले फायर अलार्म एक्टिवेट किया, लेकिन उससे लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई भागने लगा। रेड क्वीन ने सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। कुछ लोग रूम में ही बंद हो गए। हर किस्म का रास्ता बंद हो गया और रूम में जहरीली गैस छोड़ दी गई, जिससे लोग मरने लगे। कुछ लोग लिफ्ट के जरिए भागने लगे, लेकिन लिफ्ट्स बीच में ही रुक गई और आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट्स की केबल टूटने लगी और लिफ्ट में मौजूद लोग लिफ्ट में ही मरने लगे। रेड क्वीन ने पूरी हाइव में सब लोगों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया। रेड क्वीन इस लैब से बाहर निकलने के
के लिए ट्रेन से जाया जाता था, जो कि रैकून सिटी में एक बहुत बड़े बंगलो की बेसमेंट्स तक पहुंचाती थी। इस बंगलो में एक कपल रहता था, जिससे सिटी के लोगों को शक नहीं होता था कि यहाँ जमीन के नीचे इतनी बड़ी हाइव है। कपल में लड़की का नाम एलिस है, जो कि इस लैब की सिक्योरिटी हेड है, और लड़के का नाम स्पेंस है। ये दोनों जिंदा बच जाते हैं क्योंकि वायरस को रेड क्वीन ने हाइव से निकलने ही नहीं दिया। उन्हें बस रेड क्वीन ने स्पेशल गैस रिलीज करके बेहोश किया था। होश आने पर यह अपनी याददाश्त खो बैठे थे। हाइव में यह कत्लेआम रेड क्वीन ने किया, जिसे क्लोज करने के लिए अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने कमांडो टीम भेजी थी। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां रेड क्वीन को क्लोज कर दिया गया है। रेड क्वीन के क्लोज होते ही हाइव से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। हाइव के सारे डोर्स ओपन हो गए। जो लोग इस वायरस से प्रभावित हुए थे, वह मरने के बाद दोबारा उठ खड़े हुए, लेकिन अब वह इंसान नहीं थे, वह ज़ॉम्बीज थे। उन्हें अब भूख के अलावा कुछ फील नहीं होता था। अब यह सब आजाद हो गए। एलिस, स्पेंस और कैप्लन रेड क्वीन को बंद करने के बाद कमांडो की दूसरी टीम की तरफ वापस जाते हैं, जिन्हें यह कंट्रोल रूम की तरफ आने से पहले हाइव में पोर्च एरिया में छोड़ आए थे। इनमें एक बहुत ही ब्रेव लड़की होती है, जिसका नाम रेन ओकैम्पो था। इस टीम ने ऊपर एक आदमी को पकड़ा होता है, जो अपने आप को पुलिस वाला बताता है, और उसका नाम मैट होता है, लेकिन यह उन्हें मशकूक लगता है, जिस वजह से यह उसे हथकड़ी लगा देते हैं। वह अब वहाँ इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक एक शख्स उनकी तरफ आता दिखाई दिया, जो कि ज़ॉम्बी था। एक कमांडो ने उसे कहा कि तुम कौन हो और आगे मत आना, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। उस ज़ॉम्बी ने एक ना सुनी और वह लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहा। कमांडो ज़ॉम्बी की टांगों में फायर करता है, लेकिन ज़ॉम्बी को कोई असर नहीं होता। उन्हें अब किसी किस्म का दर्द फील नहीं होता। पास खड़ी रेन ओकैम्पो अपनी गन से बर्स्ट फायर करती है, जिससे वह ज़ॉम्बी दूर जाके गिरता है। फायर के शोर से बाकी सब ज़ॉम्बीज भी उधर आने लगते हैं, और देखते ही देखते हर तरफ से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये इंसानी शक्ल के जानदार थे, लेकिन इंसान नहीं। उनकी स्किन पीली और नीली थी, आंखें सफेद और जिस्म जख्मों से भरे हुए, मुंह से राल टपकती थी। ये वही लैब के मुलाजिम थे जिनको रेड क्वीन ने मारा था, लेकिन टी वायरस ने उन्हें ज़ॉम्बीज बना दिया था। जब तक रेड क्वीन एक्टिव थी, उसने हाइव को सील्ड करके रखा था। वह एक ग्रुप की तरह आगे बढ़ रहे थे। एलिस, स्पेंस और कैप्लन के साथ इस टीम के पास आ जाती है, और ये सब मिलकर इन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज पे गोलियों का असर कम होता है, और बार बार गोली लगने से या फिर हेडशॉट से ये मरते हैं। ज़ॉम्बीज रेन ओकैम्पो पे हमला करते हैं, और एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। दूसरी तरफ एक कमांडो, जिसका नाम जेडी होता है, और ये रेन ओकैम्पो का बॉयफ्रेंड भी है, एक लॉकर डोर को खोलता है वहां से निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही वह डोर ओपन होता है, उस डोर के पीछे भी बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज होते हैं, जो जेडी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। रेन ओकैम्पो और बाकी टीममेट्स जेडी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, और वह जेडी को अपनी तरफ कंप्लीट खींच लेते हैं। आखिर उन्हें जेडी को छोड़कर निकलना पड़ता है। वह रेन ओकैम्पो को संभालते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस भगदड़ में मैट के हाथ चाबियां लग जाती हैं, और वह अपनी हथकड़ियां खोलने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पे हमला करता है, जिससे चाबियां नीचे गिर जाती हैं। मैट एक तरफ ज़ॉम्बी से बच रहा होता है, दूसरी तरफ वह चाबियां उठाकर अपनी हथकड़ियां खोलने की कोशिश कर रहा होता है। मैट इसमें नाकाम होने लगता है कि अचानक एलिस आती है और वह मैट की हेल्प करती है, और दोनों वहां से भाग जाते हैं। यहाँ से निकलकर वह एक ऑफिस में पहुंचते हैं। मैट ने एलिस को बताया कि वह पुलिस ऑफिसर नहीं है, असल में वह एक एनवायरनमेंट कंट्रोल ऑफिसर था, जो अम्ब्रेला की गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स के प्रूफ इकट्ठे कर रहा था। उसकी बहन लीसा ने अम्ब्रेला में नौकरी हासिल की थी, अंदर से सबूत चुराने के लिए। मैट उसी की मदद के लिए यहाँ आया था। एलिस को एक और फ्लैशबैक आया। उसे याद आया कि लीसा उससे राब्ते में थी, एलिस उसकी हेल्प कर रही थी। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया था, लेकिन यह बात समझ नहीं आई कि फिर उस रात आखिर हुआ क्या। वह किसी तरीके से वहां से निकले, और एलिस ने फैसला किया कि हमें दोबारा रेड क्वीन को चलाना होगा, वही हमारी मदद कर सकती है, उसी से हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। उसके दूसरे साथियों ने उसे मना किया कि उसने हमारे इतने साथी मार दिए हैं और तुम फिर उसी से हेल्प लेना चाहती हो। एलिस ने कहा बाहर निकलने का रास्ता रेड क्वीन ही उन्हें बता सकती है, और वह फौरन उसके रूम में गई और उसे ऑन किया। जैसे वह ऑन हुई तो एलिस ने उससे पूछा, हमें बाहर निकलने का रास्ता बताओ। रेड क्वीन ने कहा, मैं तुम सबको बचा सकती हूँ, लेकिन रेन ओकैम्पो को तुम्हें मारना होगा क्योंकि वह इन्फेक्टेड है। रेन ने सुनकर सिर्फ इतना कहा, मुझे मत मारो। रेड क्वीन की बात सबको बिल्कुल पसंद नहीं आई। एलिस कहती है, हम रेन को बचा लेंगे। वह रेड क्वीन को दोबारा ऑफ कर देते हैं और किसी न्यू रास्ते की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी दफा रेड क्वीन को बंद करने पे रेड क्वीन एक बहुत ही बड़े और खौफनाक मॉन्स्टर को आजाद कर देती है, जो एक मेटल रूम में कैद था। ये मॉन्स्टर अपनी लंबी जुबान से इंसानों का खून पीता है। आजाद होते ही मॉन्स्टर खून की तलाश में निकल जाता है। काफी स्ट्रगल के बाद एलिस और बाकी लोग एक सुरंग ढूंढ लेते हैं, जो अंधेरे रास्तों से गुजरती हुई बिल्डिंग के दूसरे हिस्से तक जाती थी। जैसे ही वह इस सुरंग में दाखिल हुए, सामने का मंजर देखकर सबके कदम रुक गए। एक विशाल कमरे के अंदर खौफनाक शक्लो सूरत रखने वाले प्रभावित लोग कैद थे, जो इधर उधर भटक रहे थे। ज्यों ही उनकी नजर जिंदा इंसानों पर पड़ी, उनके चेहरों पर वहशत दौड़ गई। वह पागलों की तरह जालीदार रुकावट की तरफ लपके जोर जोर से उसे हिलाने लगे और चंद लम्हों में उसे तोड़कर बाहर निकल आए। अचानक चारों तरफ से हमला और होने वाले इन ज़ॉम्बीज ने पूरी टीम को घेर लिया। इस हंगामे में सबको अंदाजा हो गया कि अगर एक लम्हा भी मजीद रुके तो जिंदा बचना नामुमकिन हो जाएगा। फौरन फैसला किया गया कि किसी भी तरह इस जगह से निकलना होगा। रास्ते में ऊपर गुजरती गैस पाइपलाइंस उनकी आखिरी उम्मीद बन गई। टीम के चंद मेंबर्स जल्दी से उन पाइप्स पर
चढ़ गए। पीछे एलिस तन्हा खड़ी इन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करती रही। वह कभी एक को धक्का देती, कभी दूसरे को रोकती और कभी पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेलती ताकि टीममेट्स को आगे बढ़ने का वक्त मिल सके। काफी देर तक लगातार स्ट्रगल के बाद वह खुद भी एक छलांग लगाकर पाइप्स पर पहुंच गई और आगे बढ़ने लगी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज उनके साथ साथ चल रहे थे, उछल उछल कर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी कशमकश में अचानक एक जगह पाइप को सहारा देने वाला हुक टूट गया। एक झटके के साथ कीपलन का बैलेंस बिगड़ा और वह नीचे जा गिरा। उसके साथियों ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर फासले ने साथ न दिया। शदीद मुश्किल के बाद कीपलन किसी तरह खुद को संभालते हुए दोबारा ऊपर चढ़ आया, लेकिन इस दफा से टीम से ऑपोजिट साइड पे था। अब उसके चेहरे पर थकन, दर्द और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। हाँफते हुए उसने अपने साथियों की तरफ देखा और धीमी मगर भारी आवाज में कहा कि वह टाइम वेस्ट न करे और आगे बढ़ जाए और उसे यहीं छोड़ दे, क्योंकि अब शायद उसकी यही आखिरी मंजिल थी। कीपलिन भी हिम्मत करके वहाँ से दूसरी तरफ निकलता है, ये कहते हुए कि जिंदा बच गया तो जरूर मिलेंगे। अब यह सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये लैब के उस एरिया में आते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। यहाँ आते ही एलिस को कुछ याद आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे टी वायरस और एंटी टी वायरस के बारे में याद आता। वह सबको बताती है कि ब्लू वैक्सीन में टी वायरस और ग्रीन में एंटी टी वायरस मौजूद था। अब वह खुश होती है कि रेन का ट्रीटमेंट हो सकता है। वह जल्दी से उस जगह जाती है जहाँ एंटी वायरस था, लेकिन अब एंटी वायरस वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ स्पेंस, जो टीम को स्टार्ट में ट्रेन एरिया में बेहोश मिला था, उसे भी सब याद आ जाता है। वायरस और एंटी वायरस चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि यह काम उसी का था और वह इसे चोरी करके अंडरवर्ल्ड में बेचकर अमीर आदमी बनना चाहता था। वह फौरन अपनी गन निकालता है और एलिस पे तान लेता है। मैट बीच में आने की कोशिश करता है तो स्पेंस उसकी तरफ गन करके उसे वहीं रुकने की वार्निंग देता है। स्पेंस सबको वहीं लॉक करके एग्जिट डोर से अकेला निकल जाता है और जल्दी से ट्रेन के पास पहुंचता है जहां ब्रीफकेस था। स्पेंस भी कुछ देर पहले ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड हो गया था। वह ग्रीन वैक्सीन निकालकर अपने आप को इंजेक्ट करने लगता है। तभी वह बड़ा मॉन्स्टर जो रेड क्वीन ने एंड पे आजाद किया है खून की स्मेल से, स्पेंस के पास पहुंच जाता है। इस मॉन्स्टर का नाम लेकर होता है और इसकी जुबान बहुत लंबी होती है जिससे ये अटैक करता है। मॉन्स्टर स्पेंस पे अटैक कर देता है और उसकी बॉडी का सारा खून चूस लेता है। जैसे ही ताज़ा खून मिलता है, मॉन्स्टर पहले से काफी ज्यादा ग्रो करने लगता है और एक जायंट मॉन्स्टर बन जाता है। बाकी टीम जिन्हें स्पेंस लॉक कराता है वह स्पेंस पे मॉन्स्टर अटैक को कैमरा में देख लेते हैं। उन सबके पांव तले जमीन निकल जाती है। वह कहते हैं ये मॉन्स्टर अब कहां से आ गया। अब वह मॉन्स्टर बाकी टीम के पास भी आ जाता है क्योंकि रेन के ब्लड को वह सूंघ लेता है। मॉन्स्टर एक डोर को जोर जोर से तोड़ने लगता है ताकि वह बाकी सबका खून पी सके, लेकिन इसी दौरान कीपलिन दूसरी तरफ से आता है और ट्रांसमीटर की हेल्प से डोर ओपन कर लेता है। लेकिन इतनी देर में मॉन्स्टर भी एक ग्लास की विंडो तोड़कर रूम में एंटर हो जाता है। सब लोग जल्दी से वहां से भागते हैं और अपनी साइड से डोर लॉक कर देते हैं। अब वह ट्रेन की तरफ जा रहे होते हैं ताकि यहाँ से निकल सके। मेटल डोर भी ज्यादा देर तक मॉन्स्टर को रोक नहीं सकता। अब ये 4 लोग ट्रेन तक पहुंच जाते हैं। हाइव से निकलने के लिए अब ये लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। एलिस कहती है तुम ट्रेन स्टार्ट करो, मैं ब्रीफ केस उठा के आती हूँ। जैसे ही एलिस ब्रीफ केस से वैक्सीन लेने लगती है तो स्पेंस जो पास मरा पड़ा था एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफर होता है और एलिस पे हमला करने लगता है, लेकिन एलिस के पास एक बड़ा कुल्हाड़ा होता है, उससे वह स्पेंस का हेड बॉडी से अलग कर देती है। कीपलिन ट्रेन स्टार्ट कर लेता है और हाइव से एग्जिट की तरफ तेजी से ट्रेन को चलाता है। रेन और कीपलिन को ग्रीन वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है। जैसे ही रेन को वैक्सीन लगती है वह बेहोश हो जाती है। एलिस को लगता है कि रेन मर चुकी है और अब ज़ॉम्बी बनकर उठेगी। वह गन निकालकर उसे शूट करने लगती है। अचानक रेन आंखें खोलती है और कहती है मैं अब ठीक हूँ, मुझे मत मारो। यह देखकर एलिस बहुत खुश होती है, लेकिन उसी वक्त वह मॉन्स्टर चलती ट्रेन पे चढ़ जाता है और ट्रेन के मेटल को चीरता हुआ अपने बड़े बड़े नाखूनों से मैट को जख्मी कर देता है। वो सब बहुत डर जाते हैं। दूसरे हमले में मॉन्स्टर कीपलिन को ट्रेन ड्राइव करते हुए पकड़ लेता है और उसे ट्रेन की छत पे खींच लेता है। इतनी कोशिश के बाद भी कीपलिन यहाँ खत्म हो जाता है। अब मॉन्स्टर ट्रेन की बैक साइड से डोर को हिट करता है और उसे तोड़ के ट्रेन में एंटर हो जाता है। मॉन्स्टर मैट में अटैक करता है और उसे खत्म करने ही लगता है कि एलिस गन से 2-3 बार मॉन्स्टर पे शूट करती है, जिससे मॉन्स्टर मैट को छोड़कर एलिस को अपनी लंबी जुबान से टांग को पकड़ता है और एलिस को जमीन पे गिरा देता है। मैट एलिस की हेल्प करते हुए लोहे की पाइप्स का बंडल जो जंजीरों से हवा में लटक रहा था मॉन्स्टर की तरफ जोर से धकेलता है, जिससे मॉन्स्टर स्लिप जाके गिरता है। मॉन्स्टर एक दफा फिर एलिस को अपनी लंबी जुबान से पकड़ता है, लेकिन एलिस बड़ी बहादुरी के साथ एक तेज धार पाइप उठाती है और मॉन्स्टर की जुबान में घोंप देती है। ये पहला अटैक होता है जिससे मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है। मॉन्स्टर जिस जगह पे खड़ा था वहाँ फ्लोर में दरवाजा खुलता है। एलिस मैट को कहती है जल्दी बटन ऑन करो। मॉन्स्टर को नीचे गिराते हैं। मैट तेजी से बटन दबाने लगता है तो वहाँ रेन खड़ी होती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है। रेन मैट पे हमला कर देती है और उसे काटने लगती है। मैट अपनी पूरी ताकत लगा के रेन को पीछे धकेलता है और गन से उसे हेडशॉट मारता है। रेन वहाँ ही खत्म हो जाती है और पीछे की तरफ गिरती है जहाँ फ्लोर ओपनिंग का बटन है। रेन के टच होने से वह बटन प्रेस हो जाता है। फ्लोर ओपन होते ही वह मॉन्स्टर पटरी पे घसीटने लगता है। इतनी स्पीड में घसीटने से मॉन्स्टर को आग लग जाती है जिससे वह मर जाता है। वह दोबारा बटन दबाकर फ्लोर बंद कर देते हैं जिससे मॉन्स्टर कटकर वहाँ ही नीचे गिर जाता है और ट्रेन हाइव से निकल के ऊपर बंगलो की बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। पूरी टीम में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एलिस और मैट। बंगलो की गैलरी में एलिस जमीन पे बैठ जाती है और अफसोस करती है कि मैं
किसी को बचा नहीं सकी, सब मारे गए। इसी दौरान मैट के बाजू पे मूवमेंट होने लगती है। उसे लीकर ने इन्फेक्टेड किया था। एलिस जैसे ही देखती है वह ब्रीफ केस खोलकर वैक्सीन निकालने लगती है। एलिस मैट को कहती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम ठीक हो जाओगे। इसी दौरान अचानक व्हाइट एयर टाइट सूट्स में कुछ लोग आते हैं। ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साइंटिस्ट हैं जो मैट को लेने आते हैं। मैट इन्फेक्टेड था, इसलिए वह उसे एलिस से अलग करते हैं और लैब में ले जाते हैं। एलिस को भी बेहोश कर दिया जाता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। एलिस एक लैब में दिखाई देती है जहाँ पे काफी सारी नीडल्स उसके पूरे शरीर में लगी होती हैं। वह एक एक करके सबको निकालती है और लैब रूम से निकलने लगती है। रूम एक इलेक्ट्रिक लॉक से बंद था। एलिस नीडल की हेल्प से डोर को ओपन करती है और बाहर निकल आती है। उसे कोई एक सिंगल पर्सन भी दिखाई नहीं देता। ये रैकून सिटी के हॉस्पिटल में होती है। बाहर रोड पे निकलकर एलिस देखती है कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। इस तबाही को देख के साफ नजर आ रहा है कि ज़ॉम्बीज़ हाइव से सिटी तक पहुंच चुके हैं और पूरा सिटी खत्म हो गया है। एलिस एक बहादुर लड़की है। यह देखकर वह गुस्से से गन रिलोड करती है और ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने का ठान लेती है। यहाँ ये स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।